वेलकम दोस्तों। तो रॉय क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हमने अप्रेड़ा पढ़ा, अप्रेड़ा के बाद हमने विकास एवं वृद्धि टॉपिक को कंप्लीट किया। और उसके बाद मैंने पूछा था कि लगभग में कौन सा सब्जेक्ट टॉपिक आप सभी लोग पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत लोगों ने बोला था कि मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। वैसे भी इस टॉपिक को पढ़ लेना मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि जब आप मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान के इतिहास में आप खासकर वैज्ञानिकों की समझ को पढ़ते हैं कि किस हिसाब से मनोविज्ञान का इतिहास कैसे कैसे चला, कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होती है कि कैसे मनोविज्ञान का इतिहास की शुरुआत हुई और किस तरीके से मनोविज्ञान का इतिहास अपने आज के स्वरूप में पहुंचा है। वहाँ आपको वैज्ञानिकों की सोच पता चलती है। यदि वो चीज़ आप कंसीडर कर लेते हैं कि किसी वैज्ञानिक की क्या सोच है, तो वहाँ से आपको मदद मिलती है उनके सिद्धांतों को समझने में, जो कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। उनके कथन को समझने में, कि उसे भी याद नहीं करना पड़ता। आप कथन पकड़ लेते हैं तो समझ जाते हैं कि ये सोच मिलती जुलती है फला वैज्ञानिक से, तो ये उसी की कथन हो सकती है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है कि मनोविज्ञान के इतिहास को। तो आज इसी को हम लोग लेके चलेंगे, मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। और इसमें से भी क्वेश्चन बनी जाते हैं। देखिए, यदि बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मनोविज्ञान का इतिहास। और नोट्स बना रहे हैं कि नहीं? बहुत ही जरूरी है बनाना। आज का टॉपिक कौन है? मनोविज्ञान का इतिहास। तो बात करें कि मनोविज्ञान के इतिहास, हिस्ट्री, तो सबसे बड़ी मुद्दे की बात जो है वो समझने वाली ये है कि मनोविज्ञान की शुरुआत हुई कहाँ, कहाँ से ये विचार आया, ये चीजें आई। हिस्ट्री में इसमें थोड़ी ना पढ़ना है कि कोई आंदोलन हुआ था तो क्रांति हुई थी तो मार झगड़ा हुआ था। तो मुद्दे की बात यह है कि आखिर साइकोलॉजी या मनोविज्ञान आया कहाँ से, ये स्वरूप आया कहाँ से, इसकी शुरुआत आई कहाँ से, ये सोच जन्म कहाँ से ली, ये समझना इसमें सबसे बड़ी चीज है। और मनोविज्ञान के इतिहास में हम इसी चीज को पढ़ते हैं और इसी चीज के बारे में जानेंगे। तो देखिए, शुरू में एक सब्जेक्ट हुआ करता था जो अभी भी है, दर्शन शास्त्र। शुरू में एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिससे बोलते थे हम लोग क्या? दर्शन शास्त्र। समझिएगा, एक सब्जेक्ट हुआ करता था, विषय थी दर्शन शास्त्र। अब दर्शन शास्त्र कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है? तो दर्शन शास्त्र के बारे में बोला जाए तो दर्शन शास्त्र में जो चीजें बहुत ही यथार्थ हैं, परम सत्य है, या जो ऐसे सिद्धांत जो कभी गलत नहीं होते हैं जीवन से जुड़े हुए, तो उनके बारे में बात की जाती है। उनके कारण क्या है, वजह क्या है। और थोड़ा आध्यात्मिक बातें होती हैं, परम सत्य के ऊपर बात की जाती है, यथार्थता के ऊपर बात की जाती है, वो चीज। और दर्शन शास्त्र के बारे में बोला जाए तो कि ये एक ऐसा विषय है जिसका जिसको परिभाषित करना ही एक बहुत ही दार्शनिक चीज काम है। कि इसको यदि आप परिभाषित भी कर लेना तो वही वो भी एक दार्शनिकता से बढ़ी हुई चीज है। पर आप समझ जाइए कि दर्शन शास्त्र में जो आप सुनेंगे फिलोसफर होते हैं कि जीवन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, आखिर जीवन में सत्य क्या है, जैसे बोलते हैं मृत्यु ही अपनी आखिरी सत्य है। तो इस तरह की जो बातें होती है वो कहाँ से जन्म लेती हैं? दर्शन शास्त्र में। और इसमें व्यक्ति व्यक्ति के जीवन, ईश्वर, उनकी सत्यता, परम सत्यता, सिद्धांत, उनके कारण क्या है, इन सभी चीज के बारे में जो बात होती है कहाँ होती है? दर्शन शास्त्र के अंदर। तो जब बात हुई दर्शन शास्त्र की, तो उसमें एक बात निकल के आई कि मानव के ऊपर, कि आखिर मानव है क्या, और मानव चाहता क्या है, वो करना क्या चाहता है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। और यदि किसी मानव को समझना है तो कैसे समझेंगे, क्योंकि हर मानव के विचार अलग हैं, सोच अलग है। तो हम कैसे जानेंगे कोई मानव क्या है, कैसा है, क्यों है? तो इस बारे में भी बात उठी किसमें? दर्शन शास्त्र के अंदर। तो जब बात उठी, तो जब दर्शन शास्त्र के अंदर बात उठी, तो उस समय एक दार्शनिक आते हैं, आपके नाम सुने होंगे, अरस्तु। कौन आते हैं? अरस्तु। और अरस्तु ने कहा कि यदि मानव को समझना है, क्योंकि वो भी दार्शनिक थे, आत्मा, परमात्मा, जीवन, ये भी एक, कहा जाए तो ये नहीं समझना चाहिए कि बड़ा ही ऐसा विषय है जिसमें आत्मा परमात्मा के ऊपर बात की जाती है, क्योंकि ये विषय भी एक अलग ही लेवल का है। यहाँ तक सोचने के लिए, इस बात की यथार्थता ज्ञात करने के लिए कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, और चीजें होती कैसे हैं, इसके लिए भी एक अलग ही दुनिया में आपको सोचना पड़ता है। इस विषय का भी एक अपना ही वजूद है।
ये अलग ही लेवल पे चलती हैं। तो देखिएगा, उस समय आए अरस्तु। तो अरस्तु ने कहा यदि आपको मानव को समझना है तो मानव की आत्मा को जानना होगा कि मानव की आत्मा, उस मानव की आत्मा है कैसी। यदि मानव की आत्मा के बारे में जान गए, किसी भी व्यक्ति की आत्मा के बारे में जान गए, तो आप उस व्यक्ति के बारे में भी जान जाएंगे। और वहीं से दर्शन शास्त्र से उन्होंने अलग किया किसको? आत्मा का विज्ञान। उन्होंने अलग किया किसको? दर्शन शास्त्र से आत्मा का विज्ञान। और वहीं से उन्होंने कहा कि एक हमको अलग सब्जेक्ट लेके चलना होगा, आत्मा का विज्ञान। और इसके अंदर जब हम किसी व्यक्ति अध्ययन करेंगे और जब किसी व्यक्ति के आत्मा के बारे में जानेंगे, तो हम ये जान सकेंगे कि वो व्यक्ति है क्या, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसकी सोच क्या है, वो करना क्या चाहता है, किसी चीज के करने के पीछे की वजह क्या है, वो सारी चीजें हम समझ पाएंगे। इसलिए यदि आपको व्यक्तियों के बारे में जानना, तो आपको क्या पढ़ना होगा? उसकी आत्मा को। और वहीं से अरस्तु ने एक सब्जेक्ट का जन्म दे दिया, टॉपिक का, जो था आत्मा का विज्ञान। तो यदि हम इसको लिखना चाहें तो मनोविज्ञान में, इतिहास अभी तो मनोविज्ञान आप पहुंचे ही नहीं, तो बात की जाए, पहले आता है कौन सा विज्ञान? आत्मा का विज्ञान। और या इसी को बोलते हैं अंतःकरण का विज्ञान। और इसको देने वाले जो थे, अरस्तु थे। जाहिर बात है और भी साथ में लोग रहेंगे, बिना समर्थक के आप कहीं टिक थोड़ी ना पाएंगे। तो अरस्तु के साथ थे प्लेटो, प्लेटो के साथ डेकार्टे, और एक वैज्ञानिक और थे, रुडोल्फ गाइकल। कहीं कहीं गोइकल भी लिखा रहता है, रुडोल्फ गाइकल। तो ये सभी वैज्ञानिक थे जो कि अरस्तु के बात का समर्थन किए और कहे कि नहीं, ऐसा भी विज्ञान आना चाहिए। तो ये सभी विज्ञान जो लेके क्या है? आत्मा का विज्ञान। तो यदि बात की जाए, पूछा जाए कि वह कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने दर्शन शास्त्र से आत्मा के विज्ञान को अलग किया, तो मनोवैज्ञानिक में किसका नाम आता है शुरू में? अरस्तु। अब यहीं पे मुद्दा फंस जाता है जब पूछता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। बहुत को पता होगा अरस्तु, बहुत बच्चों को लगता होगा कि विलियम वुंट, और बहुत लोग को ये मालूम होगा विलियम जेम्स। और जाहिर सी बात है कि इस टॉपिक में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, तो बस इसको पढ़ते जाइए और लास्ट में आप खुद बताइएगा कि हम किसे मानेंगे दर्शन, सॉरी, हम किसे मानेंगे मनोविज्ञान के जनक के रूप में। तो इसको लिख लीजिएगा। तो इसमें लिखते चलिएगा, पहला पॉइंट, अरस्तु ने दर्शन शास्त्र से आत्मा के विज्ञान को अलग किया। अरस्तु ने दर्शन शास्त्र से आत्मा के विज्ञान को अलग किया। और इसी में यदि आगे बढ़े तो इसी के साथ ये मेन टॉपिक रहेगा, हेडिंग। और इसके अंदर आप पॉइंट बना के लिखते जाइएगा, क्योंकि पॉइंट बना के लिखेंगे कि आपको भी आसानी रहेगा। पहले कि आत्मा का विज्ञान शुरू में आता है। आत्मा के विज्ञान लगभग 16वीं शताब्दी में, जो कि अंतःकरण का विज्ञान कहलाता है, इसको देने वाले अरस्तु थे। साथ में और भी समर्थक थे, प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ गाइकल। और पॉइंट बना के लिखेगा कि अरस्तु ने दर्शन शास्त्र से आत्मा के विज्ञान को अलग किया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा जो इसी से जुड़ा हुआ है, अगले पेज पे मैं लिख देता हूं। लगभग 1509 के टाइम पे ही रुडोल्फ गाइकल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया में पहली बार
मनोविज्ञान शब्द का उल्लेख किया, और साथ में यह पुस्तक मनोविज्ञान की पहली ग्रंथ मानी जाती है। मानी जाती है, तो देख लीजिएगा कि रुडोल्फ गाइकल की एक पुस्तक थी साइकोलॉजिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया, तथा यह पुस्तक मनोविज्ञान की पहली ग्रंथ मानी जाती है। और एक वैज्ञानिक और हैं, केलर। केलर की भी एक पुस्तक थी। केलर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी तो देखिएगा, वो साइकोलॉजिया है और ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में लिखा कि यही बात अरस्तु की मनोविज्ञान के जनक तथा दर्शन शास्त्र उसकी जननी है। जननी है। एक चीज और बचा है जो इस टॉपिक के अंतर्गत आएगा, आत्मा के विज्ञान में ही। आत्मा के विज्ञान में एक चीज और समझ लीजिएगा कि एक वैज्ञानिक थे गैरिट। गैरिट के अनुसार जो साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी को उन्होंने बोला कि दो शब्द से बना है, एक साइकी और दूसरा लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का मतलब होता है अध्ययन। मतलब वह सब्जेक्ट जिसके अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? साइकोलॉजी। देखिए, शुरुआत था, अरस्तु आए, अब एक एक कोई भी विचार कटता नहीं है। जब समाज में एक विचार आई कि नहीं इस तरह का एक सब्जेक्ट जिसके अंदर आत्मा का अध्ययन किया जाएगा, तो गैरिट ने बताया कि हाँ साइकोलॉजी दो शब्द से बना है, साइकी का मतलब ये होगा, लोगस का ये होगा, तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत इसका अध्ययन किया गया। और बात आई उसी समय रुडोल्फ गाइकल भी उनके साथ थे। उन्होंने एक पुस्तक ही लिख दी मनोविज्ञान के ऊपर, साइकोलॉजिया, जिसमें उन्होंने पहली बार मनोविज्ञान शब्द दिया, और वो पुस्तक जाके पहली क्या बन जाती है? ग्रंथ बन जाती है। केलर बाद में आते हैं जो साइकोलॉजी किताब लिखते हैं, और उसके अंदर वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि केलर का ये मानना था कि अरस्तु ही मनोविज्ञान के जनक हैं तथा दर्शन शास्त्र उसकी क्या है? जननी है, क्योंकि दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था आत्मा का विज्ञान। इसलिए तो एक बार लिख लीजिएगा इसे, तो फिर मैं बताता हूं। देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि लंबा है, बहुत ही लॉन्ग जा रहा है टॉपिक, तो लॉन्ग नहीं है। जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखते हैं तो चीज लॉन्ग लगती है। अभी आप खुद का नोट्स बना रहे हैं तो उस तरीके से बनाइए जैसे आपको समझ में आता है, जितना आप शॉर्ट बना सकते हैं। जो चीजें समझ में आती है उसे लॉन्ग लिखना ही पड़ता है, तो उस तरीके से बनाइए। नहीं तो यदि मुझे लिखना होता, लिखने तो मैं डायरेक्ट लिख देता यहीं पे कि आत्मा का विज्ञान, यहीं पे लिख देता आपको सीधे सीधे कि जो अरस्तु है दर्शन शास्त्र से आत्मा का विज्ञान क्या किए? अलग। इसी में लिख दिया जाता कि रुडोल्फ गाइकल की पुस्तक थी साइकोलॉजिया, जिसमें पहली बार उन्होंने कौन सा शब्द दिया? मनोविज्ञान।
लिखने को तो एक ही जगह लिखा जा सकता है, पर यदि आप उसको एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखे रहते हैं तो कुछ दिन बाद भी पढ़ते तो चीजें यदि दिमाग से उतर गई तो आपको अच्छी तरह से समझ में आती हैं। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर आपने जाना क्या, मुद्दे की बात तो ये है, पहले आपने ये जाना कि पहली जो शुरुआत हुआ साइकोलॉजी का, पहले आया क्या, आत्मा का विज्ञान। ले क्या है कौन, अरस्तु। अरस्तु को कहा जाता है कि अरस्तु ने ही दर्शन शास्त्र से आत्मा के विज्ञान को क्या किया, अलग। अब एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि आपने क्या क्या इसमें पढ़ा। तो क्वेश्चन बनते हैं कि दर्शन शास्त्र आत्मक विज्ञान किसने किया, अरस्तु। आत्मा का विज्ञान किसने दिया, अरस्तु। इनके समर्थक कौन कौन है, प्लेटो, डेकार्टे, रूडोल्फ गाइकल। देखिएगा, रूडोल्फ गाइकल की पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। ये क्या है इनकी बुक, बी से बुक। और इन्होंने अपनी साइकोलॉजिया में एक शब्द दिया, शब्द क्या दिया था, मनोविज्ञान। अरे पूछा जाएगा कि दर्शन शास्त्र से आत्मा के विज्ञान को किसने अलग किया, अरस्तु। मनोविज्ञान शब्द किसने दिया, रूडोल्फ गाइकल। साइकोलॉजिया पुस्तक किसने लिखी, रूडोल्फ गाइकल। अरे पूछा जाएगा कि किसके हिसाब से साइकी शब्द का अर्थ आत्मा होता है, तो वो गैरिट थे। गैरिट ने बताया था, अभी आपने लिखा था कि गैरिट ने ही, हाँ देता हूं आपको, हाँ, कि गैरिट ने साइकोलॉजी को दो भाग में तोड़ा, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ बोला आत्मा, लोगस का अर्थ अध्ययन करना। यदि पूछेगा किसके अनुसार साइकोलॉजी में साइकी शब्द का अर्थ आत्मा होता है, तो गैरिट थे। और साथ में एक वैज्ञानिक और आता है बाद में, इस समय नहीं, इन लोग के बाद आता है, केलर। केलर की पुस्तक का नाम, बुक, पुस्तक का नाम क्या था, केलर ने कौन सी पुस्तक लिखी, साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने बोला कि अरस्तु क्या है, मनोविज्ञान के जनक, और दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी। तो ये इतने क्वेश्चन आपके इसमें से आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। ऐसे भी आ सकते हैं कि अरे प्लेट दे, और किस लिए प्लेट चाहिए, गायकल, गाना गाने के लिए। अरे प्लेट दे किस लिए, गाना गाने के लिए। और गाना गा के बुलाएंगे किसको आप, कहने की जरूरत ही नहीं है। अरे प्लेट दे किस लिए, गाना गाने के लिए। और गाना गा के बुलाएंगे किसको, आत्मा को। मतलब आत्मा के विज्ञान में कौन कौन से वैज्ञानिक थे जो समर्थन में, अरे अरस्तु, प्लेट दे प्लेटो, डे मतलब डेकार्ते, और गाना गाएंगे गाइकल, बोलते ना गाना गाई, गाइकल, रुडोल्फ गाइकल। अरे आगे चलें तो जब ये विज्ञान चलना शुरू हुआ, आत्मा का विज्ञान जो पहले सेक्शन में चला, तो बहुत से वैज्ञानिकों ने बोला ये बात कि आत्मा होती कैसी है, मानव शरीर में आत्मा रहती कहाँ है, दिखाई आत्मा क्यों होती है, कहाँ होती है, कैसी होती है। यदि हमको अध्ययन करना है तो किसी चीज को देखेंगे, ताकेंगे, कुछ समझ में आएगा तब ना उसका अध्ययन करेंगे, कि आत्मा का हवा में थोड़ी ना अध्ययन कर देंगे। लेकिन जब पूछा जाता था, अरस्तु जो बाकी वैज्ञानिक थे यही बोलते थे आत्मा परमात्मा की तरह होती है, उसका ना कोई आकार रूप रंग कुछ भी नहीं होता है। तो भैया जब नहीं होता है तो उसका अध्ययन आप कैसे करेंगे। तो वही बात जब उठा, आप भी सोच के देखिए उसका अध्ययन कैसे किया जाएगा, कोई भी तरीका है ही नहीं। जब वही बात आई तो इस चीज को नकार दिया गया। तो एक बाद में वैज्ञानिक आते हैं पोम्पोनाजी। कौन से वैज्ञानिक आते हैं, पोम्पोनाजी। और वो लेके आते हैं कि आत्मा गलत है, आत्मा का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। किसका अध्ययन होगा, मस्तिष्क का। क्योंकि हर आदमी जो विचार करता है वो कहां से करता है, अपने दिमाग से, मस्तिष्क से करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को पढ़ लेंगे तो आप सारा चीज जान ही जाएंगे, क्या वो सोच रहा है, क्या सोच के किया है, उसकी सोच क्या है, किस लिए है। तो सारा चीज किस कहाँ है, जड़ मस्तिष्क है। इसलिए किसको पढ़ो, मस्तिष्क को पढ़ो। अब मस्तिष्क को वेस्टर्न कल्चर में मन बोला जाता है। जितना भी जगह आप साइकोलॉजी में मन पढ़ते हैं ना, उस मन का मतलब क्या होता है, मस्तिष्क। तो देखिए उनके इसी सिद्धांत को बोला जाता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का
विज्ञान, जो क्या बोला जाता, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। देखिए, पहले आया आत्मा का विज्ञान अरस्तु, जो कुछ समर्थक के साथ कुछ दिन चला। बाद में पोम्पोनाजी जैसे वैज्ञानिक आए जो उसका विरोध किए, और बात भी सही थी उनकी, लेकिन वो अपना एक विज्ञान लेके आए, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। उन्होंने कहा किसी का नहीं, आपको मन या मस्तिष्क का क्या करना होगा, अध्ययन करना होगा, व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे। तो इसको देने वाले कौन थे, पोम्पोनाजी। इसको देने वाले कौन है, पोम्पोनाजी। पोम्पोनाजी ने इसके बारे में बताया कि आपको व्यक्ति के मन या मस्तिष्क का अध्ययन करना होगा। अब जब आप व्यक्ति के मन या मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं तो आप उसके सारे व्यवहार के बारे में जान जाते हैं। और पोम्पोनाजी कहाँ के थे, इटली के। और इनके साथ भी जायज बात है, कुछ वैज्ञानिक थे समर्थन में, जैसे एक थे जॉन लॉक, एक थे थॉमस रीड, और एक वैज्ञानिक थे टेरी करके। सॉरी, एक सेकंड, मुझे ध्यान लगे इसमें कौन से वैज्ञानिक थे आपके जिनके नाम में चेरी आता है, रीचेरी। एक वैज्ञानिक कौन थे, रीचेरी। ये सभी वैज्ञानिक थे जिनके जो इनके क्या थे, समर्थक में पोम्पोनाजी के। और इनके हिसाब से, किसके, पोम्पोनाजी और इन सभी वैज्ञानिकों के हिसाब से साइकोलॉजी दो शब्द से बना है। एक होता है साइकी और दूसरा कौन सा, लोगस। लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, और साइकी का अर्थ होता है किसका, मन। मतलब मन का अध्ययन करना ही कहलाता है क्या, साइकोलॉजी। और इन्होंने कहा कि मन या मस्तिष्क का अध्ययन कीजिए, आप व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान जाएंगे, सारी सच्चाई, यथार्थता, सत्यता आप समझ जाएंगे। आत्मा को आप देख ही नहीं सकते तो क्या उसका अध्ययन करेंगे आप। तो ये बात किसने लेके आए, पोम्पोनाजी। इसको भी जायज बात है, ट्रिक का इंतजारी कर रहे होंगे। ट्रिक बनते क्या है, देखिए, जब पोम्पोनाजी आया तो इनका भी कथन जाहिर बात है गलत हुआ। कोई दूसरा वैज्ञानिक आया दूसरा कथन लेके, तो उसने बोला कि, सोच के देखिए, जब इन्होंने बोला गया कि नहीं कंफर्म है ना, मन या मस्तिष्क का ही अध्ययन किया जाएगा, बोले हाँ बिल्कुल कंफर्म है। तो बोला गया इसको लॉक कर दिया जाए, तो बोले हाँ बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, इसी का अध्ययन किया जाएगा। लॉक करने के बाद जब गलत निकला, ना जी ना जी, आपका आंसर क्या है, गलत है। जब गलत है तो जाके घर पे क्या खाइए, चेरी, और दोबारा से क्या करिए, रीड, मतलब पढ़ाई करिए। जब पूछा गया पोम्पोनाजी से कि नहीं मन या मस्तिष्क विज्ञान को लॉक किया जाए, आप इसी पे टिके हैं, तो कहा कि हाँ लॉक किया जाए। बोला गया ना जी ना जी, आपका सिद्धांत क्या है, गलत है, इसलिए घर पे क्या खाइए बैठकर, चेरी, और दोबारा उसको क्या करिए, रीड करिए, पढ़िए, और दोबारा पढ़ के क्या दीजिए, फिर से सिद्धांत दीजिए, आपका सिद्धांत क्या है, गलत। तो ये वो वैज्ञानिक थे जो इनके साथ में थे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग कहेंगे स्क्रीनशॉट का भी समय नहीं देते। यदि आगे बढ़े तो जब इन्होंने भी अपना सिद्धांत लाया, आत्मा का विज्ञान खत्म हुआ, मन या मस्तिष्क का ते भी उठा, तो मस्तिष्क का क्या अध्ययन करेंगे, सबके सर काट के देख लेंगे, सर काट के देखेंगे सबका तो एक ही जैसा है, तो किसका अध्ययन किया जाए मस्तिष्क में। तो इनका भी थ्योरी गलत होता है। उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, आप सुनेंगे नाम, विलियम वुंड। उन्होंने एक नया विज्ञान लेके आए, उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, आत्मा उतना भी गलत है, मन मस्तिष्क का भी कोई अध्ययन नहीं किया जाता है, हम करेंगे किसका अध्ययन, चेतना का, चेतना का विज्ञान। उसी समय सिगमंड फ्राइड भी नए नए आए थे जो अचेतन मन चेतन मन के बारे में लेके आए थे, तो वहीं से उन्होंने अपना एक सिद्धांत बना लिया, चेतना का विज्ञान, या इसी को बोलते हैं चेतन अनुभूति का विज्ञान। कौन सा, चेतन अनुभूति का विज्ञान या फिर चेतना का विज्ञान।
और इसको देने वाले कौन थे? विलियम वुंट। साथ में कुछ तो रहेंगे इन्हें साथ देने वाले, और जो साथ देने वाले इनके समर्थक थे, समर्थक में थे विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली, एक वैज्ञानिक थे वाइव, या इन्हीं को कहीं कहीं नाम मिलेगा आपको, कौन सा? वाइस। वह देख लीजिए, एक वैज्ञानिक थे वाइव, या इन्हीं का कहीं कहीं नाम आपको कौन सा मिलता है? वाइस। विलियम वुंट आपके कहाँ के थे? जर्मनी के। और विलियम जेम्स आपके कहाँ के थे? अमेरिका के। अब पूछेंगे इतना लिखवा क्यों रहे हैं, जर्मनी तो अमेरिका, यहीं पकड़ेंगे आप कहानी, देखते जाइए। तो इनका कहना था कि चेतना का विज्ञान लेके आते हैं, व्यक्ति के मस्तिष्क के काटने से कोई मतलब, बात है चेतना का अध्ययन कीजिए। चेतना के बारे में किसने बताया? सिगमंड फ्राइड ने दिया था सिद्धांत। अचेतन मन, चेतन मन, मनोविश्लेषणवाद आपने पढ़ा होगा बीटीसी या बीएड में, या सुने भी होंगे। तो वहां पे आया था अचेतन मन, अर्धचेतन मन, चेतन मन के बारे में, क्या चेतन मन 90% होता है, वो सारे अभी आप पढ़ेंगे साइकोलॉजी में आगे। तो वो सिगमंड फ्राइड ने लेके आया था, उन्होंने बताया था कि इसी मन की वजह से व्यक्ति सारे जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, संवेग होते हैं, ये सारे अचेतन मन के हिस्से और मर्यादित कार्य करता है। अचेतन मन आनंद के नियम पे चलता है। जितने भी खुराफात बच्चों को लगते हैं वो सब अचेतन मन की देन है। अच्छी चीजें, नैतिकतापूर्ण चीजें जो करते हैं वो चेतन मन के द्वारा किया जाता है, जो कि 10% होता है। और चेतन मन वास्तविक परिस्थितियों के हिसाब से काम करता है। तो उन्होंने कहा किसी व्यक्ति का कोई कार्य होता है उसमें इस तीनों मनों की क्या होती है? भागीदारी। तो इन्होंने लेके आया चेतना का मन या चेतन अनुभूति का विज्ञान। तो जब इन्होंने लाया, इन्होंने कुछ काम भी किए, बोला कि चेतना के ऊपर अध्ययन किया जाएगा। तो जब लाया गया कि चेतना के बारे में अध्ययन को लेके, तो सबसे पहले इन्होंने विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। सर्वप्रथम विलियम वुंट थे जो जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली, जिसके अंतर्गत की चेतना को ऊपर अध्ययन करने की उन्होंने बात की। और इसी प्रयोगशाला के अंतर्गत, इस प्रयोगशाला के अंतर्गत चेतना का अध्ययन करते हैं, और चेतना का अध्ययन करना अंतर्दृष्टि विधि कहलाई। चेतना का अध्ययन करना अंतर्दृष्टि विधि, चेतना का अध्ययन करना अंतर्दृष्टि विधि कहलाई। अभी आपका ये भी काम देगा, जब आप पढ़ते हैं व्यक्तित्व, पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण, तो व्यक्तित्व परीक्षण में आएगा अंतर्दृष्टि विधि किसका है? तो अंतर्दृष्टि विधि किसका है? विलियम वुंट का। और वो यहीं से निकल के आता है चेतना के अध्ययन के बारे में, क्योंकि उन्होंने क्या कहना, यदि आप व्यक्ति की चेतना को समझ जाएंगे तो उसकी पर्सनालिटी आप बखूबी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहीं से आया था कि चेतना का अध्ययन करना कौन सी विधि कहलाई थी? अंतर्दृष्टि विधि कहलाई थी। और एक चीज और इनके बारे में लिख लीजिएगा कि विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया।
विलियम वुंट ने ही मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। और सबसे पहली चीज ये देखिए, अरस्तु ने लेकर आया आत्मा का विज्ञान, पर उन्होंने कोई प्रयोगशाला या ऐसे अध्ययन की बात नहीं की। लिखा तो था उनके में कि आत्मा का विज्ञान, पर बिना कोई प्रयोगशाला, बिना किसी प्रयोग के कोई विज्ञान पूर्ण होने वाला नहीं है। पोम्पोनॉजी ने भी लेके आया कि ना जी लॉक कर दिया, आपका क्वेश्चन गलत है, जाइए रीड करिए चेरी खा के। तो पोम्पोनॉजी ने भी जब लेके आया, तो पोम्पोनॉजी ने कौन सा लेके आया था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और जाहिर बात है उस पर भी अध्ययन नहीं किया जा सकता था, और उन्होंने भी कोई प्रयोगशाला वगैरह स्थापित नहीं की, कोई रिसर्च करने का तरीका नहीं बताया, बस नाम का था कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान। सबसे पहले देखा जाए तो इस क्रम में जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले अभी मिले चेतना के विज्ञान को लेकर आने वाले विलियम वुंट। अब विलियम वुंट ने ही सबसे पहले एक प्रयोगशाला रखी जर्मनी के लिप्जिग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। सबसे पहले एक प्रयोगशाला का निर्माण करवाते हैं, और उस प्रयोगशाला में चेतना के अध्ययन के बारे में करते हैं। और सही मायने में कहा जाए, इसके पहले चाहे जितने भी लोगों ने आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा, पर नाम का विज्ञान था। पहली बार एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का काम किसने किया था? विलियम वुंट ने। मतलब कि आधुनिकता की बात की थी, जो मॉडर्न तरीके होते कि नहीं, बिना परखे या बिना प्रयोग के किसी बात की सत्यता पर न पहुंचना, वो चीज किसने लेके आया था? विलियम वुंट ने, साइकोलॉजी के नजरिए से। तो पहली बार चूंकि इन्होंने प्रयोगशाला का निर्माण करवाया था, और दूसरी चीज इन्होंने मनोविज्ञान को एक फ्री स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलवाया, इसलिए विलियम वुंट को ही यदि पूछता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो कौन है? विलियम वुंट है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यदि इस क्रम में आगे पढ़े तो जब मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया वो फेल हुआ, फिर चेतना का विज्ञान आया, ये भी फेल होगा, क्योंकि लोगों ने बोला कि चेतना के बारे में जानेंगे कैसे? यदि किसी व्यक्ति की कमियों के बारे में जानना है, चेतना के बारे में, तो अंतर्दृष्टि विधि लेके आए थे कि व्यक्ति को बैठाइए, पूछिए कि वो ये काम क्यों कर रहा है। तो जाहिर बात है हर बात व्यक्ति सत्य नहीं बताएगा। तो ये मनोवैज्ञानिक था, अध्ययन हो रहा था, पर पूरी तरह से इसमें सटीकता नहीं थी। क्या व्यक्ति क्या अपने बारे में हर चीज सत्य थोड़ी ना बता सकता है कि उसकी क्या मन कर रहा है, क्या इच्छा कर रहा है? तो उन्होंने बोला कि ये विज्ञान भी फेल है, इससे आप व्यक्ति के बारे में पूरी तरह नहीं जान सकते। व्यक्ति अपनी बात को छिपा सकता है, तो पूरी तरह, क्योंकि वैज्ञानिक चीजों में जब रिसर्च होता है पूरी सटीकता की बात की जाती है, वो सिर्फ दो राहे वाली बात नहीं होती है। क्योंकि आप क्या पढ़े, चेतना का यहाँ कौन सा शब्द जुड़ गया है? विज्ञान। और जब विज्ञान जुड़ गया तो उसे यथार्थ चाहिए, सत्य चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति की अंतर्दृष्टि विधि जो होती है, उसमें क्या होता है, आप पढ़ेंगे भी व्यक्तित्व परीक्षण में भी, अंतर्दृष्टि विधि होती है जिसमें आपको खुद के अंदर झांक के अपने बारे में बताना होता है। तो आप पूरी तरह से सत्यता तो अपने बारे में नहीं बता पाएंगे, और न बताना चाहेंगे कभी किसी को कि हर चीज सत्य ही बता दें। तो इसलिए ये पूरी तरह वैज्ञानिक विधि हुई ही नहीं। तो इसका भी नकार दिया गया, कुछ समय तक ये चला, पर इसको भी बाद में नकार दिया गया। और नकारने के बाद फिर एक वैज्ञानिक आते हैं जो लेके आते हैं एक नया विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। और इस वैज्ञानिक का नाम था वाटसन। इस वैज्ञानिक का क्या नाम था? वाटसन। वाटसन ने बोला कि देखिए, न आत्मा का कोई अध्ययन हो सकता है, खत्म है, न मन या मस्तिष्क का कोई अध्ययन करके हम निकाल सकते हैं, वो भी खत्म है। चेतना के बारे में व्यक्ति अपने बारे में सारा चीज सत्य बताएगा नहीं, तो उसका तो कोई पहलू बनता ही नहीं है। तो बात उन्होंने लाया कि बिहेवियर, व्यवहार, यदि किसी के बारे में आपको जानना है तो उससे पूछिए मत, उसके बिहेवियर या व्यवहार का आपको क्या करना होगा? अवलोकन करना होगा, उसके व्यवहार को समझना होगा कि वो किस हालात में किस तरीके का व्यवहार करता है। यदि आपको पता है कि कोई व्यक्ति या पर्सन है, यदि वो इस निश्चित हालात में इस तरीके का व्यवहार करता है, तो आप बता सकते हैं कि कोई यदि इस तरीके का सिचुएशन आएगा तो इस व्यक्ति की हरकतें क्या हो सकती हैं। जैसे होता है कि आपको पता होता है कि फला व्यक्ति है, जैसे आप क्लासरूम या कहीं भी रहते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपके दोस्तों में से कि नहीं इसको मत चिढ़ाओ, यदि इसको चिढ़ा दोगे तो रोने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसका बिहेवियर पता है, और उसी बिहेवियर के अनुसार आप बता सकते हैं कि आगे व्यक्ति इस हालात में भी रोना क्या कर देगा, शुरू कर देगा।
और वही चीज लेके आते हैं कौन? वाटसन। सबसे सटीक बात कि आपको अध्ययन किसका करना होगा? व्यवहार का। और जो इसीलिए मनोविज्ञान में अभी तक आप कहीं भी पढ़ते हैं तो हर जगह एक ही शब्द आपसे टकराता है, व्यवहार। और बिहेवियर उतनी आसान चीज, व्यवहार जो होता है उतना आसान चीज नहीं है जो आप समझते कि नहीं सामने वाले का व्यवहार बस देखते गुस्से वाला है, अच्छा या बुरा है। व्यवहार बहुत ही व्यापक अध्ययन किया जाता है, व्यवहार में बहुत ही गहन अध्ययन होती है, बहुत सी चीजें इसमें शामिल होता है। बस हमारे समझने और देखने का नजरिया थोड़ा उतना हद तक नहीं होता, पर यदि आप जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि व्यवहार बहुत आगे तक होता है, इसका बहुत ही व्यापक अध्ययन किया जाता है, बहुत ही गहनता होती है। कि जायज बात इसमें यदि आप अच्छे तरीके से किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस हालात में किस तरीके के हरकतें कर सकता है, उसका क्या नजरिया होगा, क्या दृष्टिकोण होगा, ये सारी चीजें तो लेके आते हैं वाटसन, व्यवहार का विज्ञान। वाटसन को ही बोला जाता है व्यवहारवाद के जनक। वाद क्या होता है? वाद शब्द जोड़ते हैं संप्रदाय के लिए, संप्रदाय के लिए जोड़ते हैं। वाद जो शब्द होता है वो जोड़ते हैं किसके लिए? संप्रदाय के लिए। अब संप्रदाय क्या होता है देखिए, जैसे इसके पहले आप जितने के बारे में पढ़ रहे थे, ये जब विलियम वुंट ने लाया तो उनका समर्थन विलियम जेम्स ने किया, जेम्स सली ने किया, वाइब ने किया। तो जाहिर सी बात है बाकी वैज्ञानिकों ने नहीं किया, तो इन सभी वैज्ञानिकों ने मिला के क्या बना लिया? एक ग्रुप बनाया, और इसी ग्रुप को बोला जाता है संप्रदाय। अरे ग्रुप, गिरोह, जब कुछ लोगों का विचार आपस में मिलते हैं तो उनका एक गिरोह या ग्रुप बन जाता है। जैसे क्लासरूम के अंदर देखेंगे तो उस तरीके से जैसे आपके विचार मिलते हैं वैसे दो चार दोस्तों क्या बन जाता है? ग्रुप, और उसी ग्रुप को बोला जाता है संप्रदाय। तो मनोविज्ञान में भी ऐसे ही वैज्ञानिकों के अलग अलग ग्रुप हैं। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड का एक अलग गिरोह है। व्यवहारवाद, वह व्यक्ति जो व्यवहार को मान के चलते हैं उसका समर्थन करते हैं, उनका अलग ग्रुप है। गेस्टाल्टवाद या संज्ञानवाद आप पढ़ते हैं, वो एक अलग ग्रुप है जर्मन का, जिसमें मैक्स वर्दिमर, कोहलर आ जाते हैं, कर्ट लेविन आ जाते हैं, कर्ट कोपका आ जाते हैं, वो एक अलग ग्रुप होता है। व्यवहारवाद ये एक अलग ग्रुप है। व्यवहारवाद के अंदर कौन कौन आएंगे? व्यवहारवाद में बात की जाए तो इनके समर्थक कौन कौन होंगे? तो आप पढ़े होंगे, बिल्ली पे प्रयोग करने वाले कौन? थार्नडाइक। पढ़े कि नहीं? कुत्ते पे प्रयोग करने वाले कौन? पावलाव। चूहे और कबूतर पे प्रयोग करने वाले कौन? स्किनर। ये सभी क्या थे? व्यवहार, ये जितने भी आप पढ़ते हैं सभी क्या है? व्यवहारवादी हैं। और इनका मानना रहता है कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। और भी ले सकते हैं, और भी पढ़े होंगे, सबलीकरण प्रबलन का सिद्धांत जिन्होंने दिया था, सीएल हल। इसीलिए तो साइकोलॉजी में इनका ज्यादा जोर चलता है, क्योंकि इन्होंने ही तो बोला व्यवहार के बारे में जानने के लिए, और साइकोलॉजी सही माने में है भी यही। और पढ़िए वुडवर्थ, एसओआर का सिद्धांत जो भी देंगे अधिगम में। व्यवहार शब्द देने वाला कौन? वो भी इनका समर्थक, मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। ये सभी क्या थे? इनके समर्थक हैं, और सभी के बारे में आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, और ये बड़े फेमस हैं। और इन्हीं के सारे सिद्धांत आपको पढ़ने होते हैं, चाहे इनके अधिगम के सिद्धांत हो, इनके अपट्रेडा मोटिवेशन के सिद्धांत हो, चाहे ये व्यक्ति पर्सनालिटी में आए, यही चाहे बुद्धि में आ जाए। थॉर्नडाइक को देख लीजिए, बुद्धि में भी आएंगे कि बुद्धि के प्रकार बता देंगे, मूर्त अमूर्त। पर्सनालिटी में बता देंगे पर्सनालिटी कितने प्रकार होते हैं, सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक, प्रत्यय विचारक। यही आ जाएंगे बुद्धि के सिद्धांत में लेके बहुकारक का, बालू का सिद्धांत। तो ये वही वैज्ञानिक जिनका हर जगह चलता है, और मैक्सिमम बहुत ही फेमस चलते हैं। तो देखिए यदि बात की जाए इन सभी वैज्ञानिकों की, तो व्यवहार का विज्ञान किसने दिया? वाटसन ने। व्यवहारवाद के जनक भी कौन है? वाटसन है, इस गिरोह को बनाने वाले। और दूसरी बात की जाए विलियम मैकडूगल के बारे में, विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल की एक बुक थी, पुस्तक, बुक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और इसी पुस्तक में उन्होंने पहली बार एक शब्द दिया, उस शब्द कौन सा शब्द था? व्यवहार। तो यदि पूछेगा कि व्यवहार शब्द किसने दिया तो मैकडूगल। यदि पूछेगा व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। यदि पूछेगा व्यवहार का विज्ञान किसने दिया? वाटसन। और यहीं से तब जाके बना आपका
साइकोलॉजी, जिसको बोला गया कि ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक होता है साइकी और दूसरा होता है लोगस। साइकी का अर्थ होता है व्यवहार और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। मतलब जिस चीज के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? साइकोलॉजी। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए, अभी तक आपने जिन चीजों के बारे में पढ़ा उसे समझिएगा कि देखिए, आपने पढ़ा साइकोलॉजी में कि सबसे पहले आते हैं अरस्तु। एक संक्षेप में विवरण सुनिए। पहले कौन आते हैं? अरस्तु। और अरस्तु सबसे पहले लेके आते हैं कौन सा विज्ञान? आत्मा का विज्ञान। एक संक्षेप विवरण पढ़ते जाइए कि सबसे पहले आते हैं अरस्तु। अरस्तु लेके आते हैं कौन सा विज्ञान? आत्मा का विज्ञान, जिसे दर्शन शास्त्र से अलग किया था। आपने पढ़ा कि इनके कुछ समर्थक थे। और सबसे पहले यदि बात की जाए इसी के अंतर्गत, तो आपने भी पढ़ा कि रुडोल्फ गॉयकिल थे, जिन्होंने साइकोलॉजिया नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें सबसे पहली बार मनोविज्ञान शब्द का रुडोल्फ गॉयकिल ने क्या किया था? उल्लेख किया था। और साइकोलॉजिया को ही साइकोलॉजी की सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। केलर ने भी एक पुस्तक लिखी जो थी साइकोलॉजी, और उन्होंने कहा कि अरस्तु मनोविज्ञान के जनक हैं तथा दर्शन शास्त्र उसकी जननी। ये फेल होता है। दूसरे में आते हैं आपके पोम्पोनॉजी। ना जी, पोम्पोनॉजी लेके आते हैं मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान। तीसरे आते हैं विलियम वुंट। वह व्यक्ति जिसने सबसे पहली बार क्या बनाया? प्रयोगशाला। मनोविज्ञान के लिए जिसने सबसे पहले क्या बनाया? प्रयोगशाला। और वह व्यक्ति जिसने क्या दिया था? चेतना का विज्ञान। और कहाँ के रहने वाले? जर्मनी के। और इनके गिरोह में ही एक व्यक्ति था जो कौन थे? विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के। अब आगे देखिए, चौथे नंबर पे आते हैं कौन? वाटसन। और वाटसन ने कौन सा विज्ञान लिया? व्यवहार का विज्ञान। और या फिर इसी को बोलते हैं व्यवहारवाद के भी ये क्या है? जनक। और वाटसन के गिरोह में कौन? विलियम मैकडूगल, जिसने वो शब्द दिया था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर। कौन सा शब्द? व्यवहार शब्द। तो देखिए, समझने वाली बात क्या है, एक क्वेश्चन जो हमेशा रहता है कि साइकोलॉजी के जनक किसे कहे जाए, तो पहला चीज तो इतना समझ लीजिए, अब इसी से निकल के आएंगे साइकोलॉजी के सारे जनक। समझिए, साइकोलॉजी के यदि जनक की बात की जाए तो देखिए, शुरुआत अरस्तु से हुआ था। यूनान या ग्रीक के लोग अरस्तु को क्या मानते हैं? साइकोलॉजी के जनक। मनोविज्ञान का जनक किसको मानते हैं? वहां के यूनानियों के हिसाब से यदि देखा जाए तो मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को। पर यदि विलियम वुड कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। और यदि आप जर्मनी के हिसाब से पूछेंगे मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको उन किताबों में क्या मिलता है? विलियम वुंट। और यही विलियम जेम्स थे जो बाद में अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका जाकर वहां पे एक मनोविज्ञान की अपनी पहली प्रयोगशाला खोलते हैं और वहां पे वो अध्ययन करना क्या करते हैं? शुरू। तो अमेरिका वालों के हिसाब से मनोविज्ञान के जनक कौन? विलियम जेम्स। इसलिए मनोविज्ञान के जनक खोजेंगे ना तो ये तीनों आपको किताब में टकराते रहेंगे इधर से उधर अलग अलग के हिसाब से। पर जो सबसे बड़ी चीज है, यदि पूछता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो वो एक ही व्यक्ति है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो वो एक ही व्यक्ति है, विलियम वुंट, क्योंकि इसने सबसे पहली बार खोला प्रयोगशाला और मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का क्या दिलवाया? दर्जा।
तो इस तरीके से है, उसमें आप हड़बड़ाइए मत, वो ऐसे ही है, अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग है, वो विवादित चीज है। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंड। इस तरह से आप मनोविज्ञान के इतिहास जाने कि कैसे शुरू हुआ, कहाँ तक पहुंचा। अभी इसमें और भी है, कुछ कथन है, कुछ मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको लेके आएंगे और उसे पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह बने रहिएगा। और बाकी के जो आपको प्लेलिस्ट है वो आपको कॉर्नर पर आई बटन में मिल जाएंगे, बाकी प्लेलिस्ट। और नोट्स बनाइए, पहले वीडियो से क्लास 1 क्लास 2 हर वीडियो के ऊपर लिखा हुआ गया है, और उसी तरीके से आप लाइन बाय लाइन हर एक को नोट्स बनाते रहिएगा। और साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि यदि कोई डाउट हो तो उसे कमेंट पे आप जरूर लिखिएगा। कोई आपकी राय हो, डाउट हो, तो उसे कमेंट में लिखिएगा कि स्पीड ज़्यादा है, स्लो करना, या फिर नहीं समझ में आ रहा कोई टॉपिक, तो उसको अगले वीडियो में टॉपिक शुरू करने से पहले उस डाउट को मैं कवर कर लूँगा। तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। शेयर लाइक सब्सक्राइब, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप शेयर करवाइए, लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड लक, जय हिंद।